नमस्कार, लीगल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से सज्जाद सर के चैम्बर पर पहुंच चुके हैं। कानून के बारे में जानकारी देना हमारा सतत लक्ष्य है और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि जब भी कोई एफआईआर पुलिस अधिकारी भार साधक थाना अधिकारी के समक्ष पहुंचती है तो क्या उसको रजिस्टर करना उसके लिए आवश्यक है, इस बात का जवाब लेंगे। और साथ ही साथ जो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट फौजदारी मामलों के एक बहुत बड़े वकील सज्जाद सर के द्वारा बेंच के सामने किया गया, उसके बारे में भी सज्जाद सर प्रकाश डालेंगे। सज्जाद सर, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या एफआईआर को रजिस्टर करना पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक है या नहीं? नमस्कार। देखिए, कंप्लेन दो तरह की है जी। एक कंप्लेन जिससे परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट हो रहा है जी। और एक कंप्लेन ये है कि उसके प्लेन रीडिंग से जी। परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट नहीं होता। जी। तो जिन मामलों में परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट होता है, जी। सीआरपीसी के सेक्शन 154 जी। सब क्लास 1 के अंदर जी। एफआईआर को उसमें मैंडेटरी किया है जी। कि अगर परमा फेसाई प्रथम दृष्टया फ्रॉम द प्लेन रीडिंग ऑफ द कंप्लेंट जी। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है, संज्ञेय अपराध में डाउट है, तो एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी है, अनिवार्यता है उसकी। और अगर प्लेन रीडिंग से कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, उसे एनसीआर में तो उसे एनसीआर दर्ज करेंगे जी। और उसकी दर्ज करने की बाध्यता नहीं दी गई, अधिकारी के ऊपर नहीं है। अब आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं जी। कि बेंच के सामने जो केस बहस की गई है जी। वो रेसेंट ऑर्डर है आपके सामने, ये देखिए जी। मेरा अनुरोध है कि सर साइटेशन भी बता दें। ये साइटेशन कोई भी है, व्यक्ति सर के द्वारा किए गए आर्गुमेंट को जानना चाहता है और देखना चाहता है कि उन्होंने क्या बेंच के समक्ष अपने आर्गुमेंट को प्रस्तुत किया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इस जजमेंट को भी सर्च कर सकते हैं। ये केस मैटर अंडर आर्टिकल 227, उसका केस नंबर है 2142 2022 जी। पिटिशनर का नाम है श्रीमती अलीमुन निसा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। और जो बेंच सुनवाई कर रही थी ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल मोइन साहब हैं। और ये ऑर्डर डेट है 16/6/2022। आज का ही केस है जी, आज का केस है। अब इसमें दो बातें थी, जैसे 154 में एप्लीकेशन दिया आवेदक ने और उस पे संबंधित भार साधक अधिकारी या स्टेशन हाउस अफसर ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। पिटिशनर ने हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में पिटिशन फाइल की, पहली पिटिशन। उसमें कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है, यू अवेल द रेमेडी ऑफ अल्टरनेटिव। देन प्लीज कम बिफोर। हाँ, देन आप अप्रोच कीजिए दोबारा। तो 154(3) की एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने फाइल कर दिया संबंधित पुलिस अधीक्षक के पास। अब पुलिस अधीक्षक ने उसको महीने 1.5 महीने तक डिले कर दिया। दोबारा हमारी पिटिशनर आती हैं हमारे पास कि सर जो आपने ऑर्डर कराया उसको पुलिस ने नहीं किया, आपने जो एप्लीकेशन संबंधित एसपी को दिया, एसपी ने उसको अनडिसाइडेड यानी पेंडिंग कर दिया, पेंडअप कर दिया उस मैटर को। हमने आर्टिकल 227 में पिटिशन फाइल की कि जो संबंधित पुलिस अधीक्षक है उस मामले को कितने दिन तक पेंडिंग कर सकता है। तो उसमें हमने एक नजीर साइट की सुप्रीम कोर्ट की, ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। पूरा साइटेशन बता दें। 2014 वॉल्यूम 2 SCC पेज 1। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पेज 1 उसका पैराग्राफ 120 रिलेवेंट है और 120 में कोर्ट ने कंक्लूजन और डायरेक्शन इशू किया है। 8 पैराग्राफ उसमें अलग से किया, 120(1), 120(2), 120(3), 120 को 108 तक किया। पहले में ये किया कि परमा फेसाई ऑफेंस अगर में डाउट हो रहा है, प्रथम दृष्टि अगर एप्लीकेशन से लगता है तो एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। और उसमें 6 क्लास ऐसे दिए कि अगर 3 महीने से डिले है
सपोज कीजिए कि 3 महीने पहले की घटना और अगर आज आप तहरीर दे रहे हैं जी, तो पुलिस को उसमें प्रिलिमिनरी जांच करने का भी आदेश है। वो चाहे पुलिस तो उसमें प्रिलिमिनरी जांच कर सकती है। लेकिन अगर प्रेम्प्ट त्वरित है, 3 महीने के अंदर है एप्लीकेशन, तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है तो उसमें प्रिलिमिनरी जांच की गुंजाइश नहीं है, यानी FIR तुरंत दर्ज करना होगा, बाध्य होगी। अब उसमें ये हो गया कि हमारे केस में, जिस केस की हम बात कर रहे थे, कि हमारे केस में ये हुआ कि 154 की एप्लीकेशन दी गई, उस पे संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग अफसर या स्टेशन हाउस अफसर ने FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट है उसने हाई कोर्ट को अप्रोच किया डिवीजन बेंच में FIR के डायरेक्शन के लिए। कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है, आप अल्टरनेटिव रेमेडी को अवेल कीजिए। पिटिशनर ने 154(3) CRPC में एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक को बाय डाक फाइल कर दिया, बाय मेल फाइल कर दिया और बाय सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह से उनको अपडेट कर दिया, व्हाट्सएप वगैरह से, और वो डिलीवर हो गई उनको। अब वो 23/5 को डिलीवर हो गई और डिलीवरी के बाद उन्होंने उसको कोई एक्शन नहीं लिया और वो मैटर पेंडिंग हो गई। फिर इन्फॉर्मेंट ने अप्रोच किया हाई कोर्ट में, पिटीशन फाइल किया, तो कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधीक्षक को ये कहा कि आप 154 के मैंडेटरी प्रोविजन को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, आपने उसमें क्या गाइडलाइन दिया और आपने उस एप्लीकेशन पे डे बाय डे, यानी ये जो बीच में एप्लीकेशन की शुरुआत थी 154(1) से और 154 के बीच तक, मतलब डे बाय डे आपने इस पे क्या प्रोसीडिंग किया, सारे रिकॉर्ड को मांगा है। और रही बात पेंडिंग करने की, कितने दिन तक उसे पेंडिंग कर सकते हैं, तो ललिता कुमारी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 120 का सब पैरा 7 में ये कहा कि कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो एक्यूज के खिलाफ हो या एक्यूज के फेवर में हो या इन्फॉर्मेंट के खिलाफ हो या इन्फॉर्मेंट के फेवर में हो, वो 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं हो सकती है। तो हमारे केस में वो 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग हो गई। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आप अगर दलीलों को, नजीरों को नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है सिवाय पुलिस अधिकारी को तलब करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि हम ला के प्रोविजन को, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है, हम उससे बाउंड हैं। इसी बात को लेकर के कोर्ट की नाराजगी थी कि पुलिस अधीक्षक के यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी एप्लीकेशनें जाती हैं 154(3) में, उस एप्लीकेशन को बिल्कुल कूड़ेदान में ये डाल देते हैं और उस पे कहीं भी किसी तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। अब उसमें एक ऑब्जेक्ट लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर FIR दर्ज करने की और कराने की तहरीर अगर 154(3) में पुलिस नहीं करती है, संबंधित पुलिस अधीक्षक नहीं करता है, तो इसकी रेमेडी आप 156(3) के थ्रू अवेल कर सकते हैं। 156(3) CRPC में जरूर ये प्रश्न उठेगा, ये जरूर प्रश्न उठता है और करते हैं ज्यादातर। इसी का मतलब एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। डिफरेंशिएट करिए सर। हम इसको डिफरेंट कर रहे हैं। इसमें डिफरेंशिएट ये है कि हम किस चीज को चैलेंज करेंगे 156(3) में। जब हमने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे जरूर जागरूकता के साथ सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। इसी बात को कोर्ट ने कंसीडर किया, हमारे इस आर्गुमेंट को कंसीडर किया, हमने कई जजमेंट इस पे साइड किए। तो मामला ये है कि 154(3) की एप्लीकेशन पे ESP को डिसीजन लेना है। अब मेरी स्पेसिफिक इस पे बेंच और बार के बीच का ये मसला है कि मतलब क्या मजिस्ट्रेट कप्तान को संबंधित पुलिस अधीक्षक को यह आदेश कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके पास पावर है, क्या उसके पास पावर है इस बात को, है तो बेरट में कहा, क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करने के लिए ESP को ये आदेश कर सकता है। तो चूंकि वो 100 ज्यादा से ज्यादा मजिस्ट्रेट 156(3) में जो एक्सरसाइज करेगा वो 190 CRPC में करेगा।
तो 190 सीआरपीसी में वर्ड कॉग्निजेंस का यूज करना है, यूज किया गया यानी संज्ञान लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसको हम एग्जॉस्ट कर देते हैं 154(3) को। अगर 154(3) की एप्लीकेशन आपकी संबंधित पुलिस अधीक्षक के यहाँ पेंडिंग है तो आप हाई कोर्ट में 227 की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और करना चाहिए कि आप कितने दिन तक इसको पेंडिंग रख सकते हैं। जो मैंडेटरी प्रोविजन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 2014 SCC वॉल्यूम 2 पेज 1 पे कंसीडर किया कि आप इसको पैराग्राफ 120 का सब पैरा 7 कि आप इसे 7 दिन तक पेंडिंग 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं ये देख रहा हूँ जितने भी केसेस मेरे पास आ रहे हैं ऐसा हो रहा है कि मोस्टली लोग 156(3) को अवेल कर लेते हैं। तो पहले प्रोविजन 154(3) है यस, जब तक आप 154(3) का डिसीजन नहीं ले लेते हैं 156(3) पर कैसे पहुंच 156(3) पे कैसे पहुंच जाते हैं। 156(3) में बहुत गूढ़ प्रश्न है सर, बहुत दूर हो गई। 156(3) पे मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन पे पुलिस रिपोर्ट मांगता है, पुलिस रिपोर्ट आती है, पुलिस रिपोर्ट जाती है, जबकि 154(3) में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 7 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो आपके पास तत्काल रेमेडी है, इमीडिएट रेमेडी है, आप उसको एडजस्ट कर देते हैं और आप 156(3) फाइल करते हैं। 156(3) में मजिस्ट्रेट फिर उसी पुलिस को आदेश कर देता है FIR दर्ज करने के लिए जो आपका पहले नहीं कर रहा था। तो आप ये कैसे मानेंगे कि वही पुलिस जो आपका FIR नहीं लिख रही थी वही पुलिस कैसे उसका विवेचना करेगी। इसलिए आप 154(3) के मैंडेटरी प्रोविजन को फॉलो कराने के लिए आप हाई कोर्ट को अप्रोच कीजिए। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, मैंडेटरी प्रोविजन को अवेल करेंगे। अब उसमें हाई कोर्ट 2 बातों पे क्लेरिफिकेशन कर सकता है, यह डायरेक्शन हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट ये डायरेक्शन करेगा संबंधित SP को कि जो SHO है उसके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाए। लेकिन जब मजिस्ट्रेट आदेश करेगा 156(3) में तो वो एक सिंपल सा आदेश करता है। मैंने सैकड़ों आदेश इस तरह के देखे हैं कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए। अब विवेचना की जाए, अब वो विवेचना कैसे करता है कैसे नहीं करता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि विवेचना में इंटरफेरेंस, पुलिस की विवेचना में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वो बहुत सारे लोगों का मिथ है, बहुत सारे लोगों का भ्रम है इस बात पे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की रिट पिटीशन हाई कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है, फेयर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट सकीरी वसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बहुत क्लियर कट जजमेंट दिया है कि आप 156(3) में सिर्फ FIR दर्ज कराने का ही आदेश नहीं ले सकते, आप उस पे मॉनिटरिंग की भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो 156(3) में आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर सकते हैं। और अगर इससे आपका काम नहीं चल रहा तो चूंकि री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, डिनाउ इन्वेस्टिगेशन ये वेस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। अब आप उस पे हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, डिवीजन बेंच या सिंगल बेंच में। आप इस बात की पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जुडिशियस हो, फेयर हो, प्रॉपर हो, पार्शियल हो। अब होता क्या है, वो आईओ को ये कहते हैं कि आईओ सुप्रीम पावर है, लेकिन आईओ की सुपरवाइजरी सर्किल अफसर करता है, सर्किल अफसर की सुपरवाइजरी एसपी करता है, एसपी का सुपरवाइजरी डीआईजी करता है, डीआईजी की सुपरवाइजरी आईजी करता है, आईजी का एडीजी करता है, एडीजी का डीजी करता है। और जब इतने सुपरविजन है, हम एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के यहाँ दे करके चुप बैठ जाते हैं, हम एक एप्लीकेशन एसपी को दे करके चुप बैठ जाते हैं,
हमें लीगल रेमेडी प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कोशिश और प्रयास करना पड़ेगा और आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में जो विजिलेंट नहीं होता है वो न्याय प्राप्त नहीं हो पाती है। तो किसी भी मामले में आपको न्याय प्राप्त करने के लिए आपको विजिलेंट रहना होगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको चीजों के लिए तत्पर भी रहना पड़ेगा। तो 154 मतलब ललिता कुमारी में ही सुप्रीम कोर्ट ने 120 के पैराग्राफ 1 पे कहा कि एफआईआर अगर परमा फेसाई ऑफेंस में डाउट हो रहा है तो मैंडेटरी है, और अगर डिनायल करते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से कोर्ट में सारी पावर वेस्टेड है। अच्छा, एक चीज नीरज जी इस बात पे कि लोग ये समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, अगर विवेचक नहीं मानता तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं फाइल हो सकता। आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग उस पे फाइल कर सकते हैं, केस उस पे चल सकता है। इस तरह का हमने केस फाइल किया कि ललिता कुमारी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अर्नेश कुमार जो का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 7 वर्ष जिसमें 7 वर्ष से कम पे गिरफ्तारी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन दे सकते हैं। अगर उस पे 41A में सीआरपीसी का प्रोविजो है, अगर उसका कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उस पे भी आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो बाकायदा हम मतलब कोर्ट में विजिलेंट रहना होगा, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को समझना होगा। बहुत सारे लोग जरा सा एक पुलिस के धौंस से डर जाते हैं, बहुत सारे मामलात में वो विड्रॉल फाइल कर देते हैं। अच्छा, हमारे कोर्टों की जो लोअर कोर्ट की स्थिति है वहाँ पे मतलब प्रोविजन ऑफ लॉ को मतलब बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे लॉयर्स को बहुत एक्टिव हो करके पार्टिसिपेशन करना चाहिए इस मामले को, और अपनी बातों को आप अपनी बहस रिटर्न बहस दाखिल करें। जैसे बहुत सारी चीजों को कोर्ट में दाखिल करते हैं और कोई भी नजीर आप दाखिल करते हैं उसको ट्रायल कोर्ट या नीचे की कोर्ट जो मजिस्ट्रेट की है वो कंसीडर नहीं करती है। अब आपको क्या करना है, जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन में ही जजमेंट को कोट कर दीजिए, ताकि जब आप सुप्रीरियर कोर्ट में आइए तो कहिए कि साहब हमने दिया भी, हमने लिखा भी, अगर उसके बावजूद भी उसका कंसिडरेशन नहीं है तो बहुत सारे और रिटर्न आर्गूमेंट में आप फहरिस्त के साथ दाखिल कर दीजिए। फहरिस्त को अपनी फाइल पे चढ़ा करके दीजिए, ताकि कोई भी चीज मजिस्ट्रेट आपकी अच्छी चीज लिख ले, आपकी खराब चीज को छोड़ दे, खराब चीज लिख ले, अच्छी चीज को छोड़ दे। तो बैलेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा प्रयोग के बाद और अनुभव के बाद प्राप्त किया ज्ञान किताबी ज्ञान से बहुत ज्यादा कीमती होता है और उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। यदि किसी भी प्रकार का लीगल ओपिनियन आपको प्राप्त करना है तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। आप उस नंबर पर संपर्क करके किसी भी प्रकार की लीगल क्वेरी कर सकते हैं। किसी भी इंटर्न को यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे सर ने अपने चैम्बर के सारे दरवाजे उनके लिए खोल रखे हैं, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी हमने प्रोवाइड कर रखी है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो उस ईमेल आईडी पर पूछा जा सकता है। समयानुसार हम उनके उत्तर का जवाब अवश्य देंगे, जरूर देंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे। इसी आशा के साथ पुनः आपको नमस्कार, धन्यवाद।